हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी स्पेशली हम एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एसटीएस, वो हम क्यों करते हैं? हम यहाँ पे सेपरेट करने के लिए करते हैं। एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स में से एक प्रोटीन को हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं तो इनको अगर मुझे सेपरेट करना है तो उसके लिए हम एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। यहाँ पर भी मैं जो सेपरेशन है वो किस बेसिस पे करती हूँ? मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे करती हूँ। अब जो कोई प्रोटीन होगा वो बड़ा प्रोटीन होता है, कोई प्रोटीन छोटा प्रोटीन होता है, तो उनके साइज के बेसिस पे जब मैं प्रोटीन्स को सेपरेट कर रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें तो वो किस में की जाती है? वो एक जेल में की जाती है। यहाँ पर ये जो जेल होता है वो किसका बना होता है? एक्रिलामाइड जेल होता है। यानी कि एक्रिलामाइड यूज करके हम इस जेल की सिंथेसिस करते हैं। और ये जो एक्रिलामाइड है ये पॉलीमर में होता है। पॉलीमर यानी कि बहुत सारा एक्रिलामाइड एक साथ जुड़ के यहाँ पर एक जेल बनाएगा, इसलिए हम इसको पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और इस जेल में क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स से हमारा प्रोटीन्स जो है वो नीचे नीचे जाएगा और सेपरेशन उसकी हो पाएगी। यहाँ पर इस जेल के सिंथेसिस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक्रिलामाइड नहीं चाहिए होता है, एक्रिलामाइड और उसी के साथ साथ बिस एक्रिलामाइड दोनों चाहिए होते हैं। एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड दोनों मिलकर इस जेल की सिंथेसिस करते हैं। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर का ये एक्रिलामाइड है। ये एक्रिलामाइड पहले बहुत सारा जुड़ता है और पॉलीमर बनाता है। उसके बाद यहाँ पर ये बिस एक्रिलामाइड आएगा और बिस एक्रिलामाइड यहाँ पर क्या करेगा? क्रॉस लिंकिंग का काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इसके साथ जोड़ रहा है, इसको इसके साथ जोड़ रहा है, यानी कि क्रॉस लिंकिंग का काम करता है, जिसकी वजह से जेल बनेगा और पोर्स बनते हैं। यहाँ पर इसकी सिंथेसिस के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक तो आपको यहाँ पर चाहिए होगा टिमिड और एक आपको यहाँ पर चाहिए होगा अमोनियम पर सल्फेट। टिमिड यहाँ पर क्या करता है? जो अमोनियम पर सल्फेट है इसमें फ्री रेडिकल बनवाएगा। ये जो फ्री रेडिकल है फिर यहाँ पर ये रिएक्ट करेंगे बिस एक्रिलामाइड के साथ और एक्रिलामाइड के साथ और उनका पॉलीमराइजेशन करेंगे। इसलिए जब भी हम लैब में टेक्नोलॉजी करते हैं ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही हमने ऐड किया है हमारा टिमिड, वैसे ही क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाती है, वैसे ही जेल बननी शुरू हो जाती है, तो हमें ये स्टेप क्विकली करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसकी सिंथेसिस हो जाती है? जेल की सिंथेसिस हो जाती है। अब जेल में डिफरेंट पोर साइज हो सकता है। किसी जेल में छोटा पोर साइज हो सकता है, किसी जेल में बड़ा पोर साइज हो सकता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक्रिलामाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो पोर साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्रिलामाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कहने का मतलब है अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्रिलामाइड की ज्यादा तो यहाँ पर पोर साइज क्या होगा? कम होगा। जैसे कि आप इस कंडीशन में देख भी सकते हो, अगर यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन जेल है तो यहाँ पर वो लार्ज प्रोटीन को रिजॉल्व करेगी। क्यों? क्योंकि अगर लो कॉन्सेंट्रेशन जेल है यानी कि एक्रिलामाइड का अमाउंट कम है तो पोर साइज कैसा होगा? पोर साइज लार्ज होगा। अगर लार्ज पोर साइज है तो उसमें से लार्ज प्रोटीन्स को सेपरेट करना अच्छा रहेगा। वहीं अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि एक्रिलामाइड का अमाउंट ज्यादा है तो उस कंडीशन में मैं क्या कर दूंगी? उस कंडीशन में पोर साइज कम हो जाएगा। पोर साइज छोटा है, छोटे छोटे से पोर है, तो यहाँ पर छोटे प्रोटीन्स को सेपरेट करना अच्छा रहेगा, स्मॉल प्रोटीन्स को सेपरेट करना अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पोर साइज होता है। अब जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हमें बफर चाहिए होता है, हमें सॉल्वेंट चाहिए होता है, अलग अलग तरीके का हम बफर लेते हैं। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक हम लेते हैं जेल कास्टिंग बफर। जेल कास्टिंग बफर यानी कि जो जेल हम यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए हमने जो बफर यूज किया है जेल कास्टिंग बफर। दूसरा यहाँ पर होता है सैंपल बफर। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा बफर जिससे हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे। सैंपल कौन है? हमारा प्रोटीन मिक्सचर। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है एसटीएस, ऑब्वियस सी बात है, एसटीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो एसटीएस तो होगा ही। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती है ट्रैकिंग जेल। ट्रैकिंग जेल हम क्यों डालते हैं? ताकि जैसे जैसे हमारे प्रोटीन्स मूव कर रहे हैं तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ब्रोमोफिनॉल ब्लू हो सकता है, इसकी वजह से हम प्रोटीन्स को देख पाएंगे, नहीं तो प्रोटीन्स तो यहाँ पर दिखेंगे ही नहीं हमें। तो हम यहाँ पर एक तरीके से डाई यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा प्रोटीन्स मूव कर रहे हैं।
और तीसरा यहाँ पर होता है ग्लिसरॉल। हम ग्लिसरॉल क्यों यूज करते हैं, पानी क्यों नहीं यूज करते? उसका रीजन ये है कि ग्लिसरॉल जो है वो डेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो सैंपल है वो वेल से नीचे जा पाएगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही डिसॉल्व होके रह जाएगा। हमारा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपैरेटस है उसमें आराम से इजीली नीचे जा पाएगा, सिर्फ ऊपर ही डिसॉल्व होके नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे ग्लिसरॉल यूज करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर रनिंग जेल यूज किया, रनिंग बफर यूज किया। रनिंग बफर क्या होता है? रनिंग बफर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते टाइम करंट पास करते हैं, तो उस करंट को यहाँ पर पास करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए इस रनिंग बफर के पास आयंस होते हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो इनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट को, इसलिए हमने यहाँ पे रनिंग बफर लिया। हमने रनिंग बफर समझ लिया, हमने सिंपल समझ लिया कि जेल कैसे बनती है। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो एसटीएस है, मैंने एसटीएस क्यों बोला है, हम एसटीएस क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखो, एसटीएस एक अनायनिक डिटर्जेंट होता है। कहने का मतलब अनायन मतलब क्या कि नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, ये जिसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज ले आएगा। और वहीं डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को डीनेचर कर सके, यानी कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके। समझे, मैंने यहाँ पर कहा एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन में यहाँ पर प्रेजेंट थे समझो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, या फिर इसके पास प्रेजेंट थे हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर इसके पास थे आयनिक बॉन्ड, तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ये तोड़ सकता है, और इसके तोड़ने की वजह से जो प्रोटीन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि ये बॉन्ड्स टूट गए, लीनियर हो सकता है प्रोटीन। तो यहाँ पर इसका काम होता है कि जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दे, और उसी के साथ साथ ये ध्यान रखना है हमें कि 2 अमाइनो एसिड के साथ एक एसटीएस जुड़ता है, 2 अमाइनो एसिड पर एक एसटीएस जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो एसटीएस है उसने क्या किया, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा है। देखिए आप यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं टूटा है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा और प्रोटीन को लीनियराइज करेगा। समझो यहाँ पर एक प्रोटीन 2 सब यूनिट से बनी हुई है, 2 सब यूनिट जो है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है, तो वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के 2 सब यूनिट्स को अलग भी कर सकता है। तो बेसिकली एसटीएस का काम क्या होता है कि जो प्रोटीन है उसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़े और 2 अमाइनो एसिड से एक एसटीएस जाके जुड़ जाएगा। एसटीएस जाके जुड़ेगा तो प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एसटीएस एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 1 ग्राम प्रोटीन के पास 1.4 ग्राम एसटीएस होता है, पर जब तक हमने एसटीएस डाला है तब तक हम इसको नॉन रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐड करना है तो वो यहाँ पर होता है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। ये यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ सकता है, ये यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डीनेचरिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट बोलती हूँ। वो डीनेचरिंग एजेंट था एसटीएस, और यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर एक प्रोटीन के पास आप देख सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा तो उन डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, उसी के साथ साथ अगर 2 सब यूनिट के पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा तो उन डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ के भी सब यूनिट्स को कैसे कर देगा, अलग कर देगा। और एसटीएस एक ही प्रोटीन पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा या 2 प्रोटीन पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको कहा कि जो प्रोटीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अगर प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, क्योंकि हमें पता अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, जो कि यहाँ पर होता है एनोड। एनोड इलेक्ट्रोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होती है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। अब यहाँ पर आता है हमारा टाइम जब हम जेल की प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर जब हम एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तब हम 2 जेल बनाते हैं। एक जेल होती है जिसका नाम होता है रिजॉल्विंग जेल, जो नीचे की तरफ है, और एक होती है ऊपर की तरफ जिसका नाम होता है स्टॉकिंग जेल। तो यहाँ पर समझिए हमारे पास अपैरेटस है, अपैरेटस में हम नीचे की तरफ फिल करेंगे रनिंग जेल सबसे पहले, और फिर हम ऊपर से क्या पुट कर देंगे, स्टॉकिंग जेल पुट कर देंगे। यहाँ पर स्टॉकिंग जेल और रनिंग जेल में सबसे बड़ा ये डिफरेंस होता है कि इसके पास एक्रिलामाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है और इसके पास एक्रिलामाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर पोर साइज ज्यादा होगा, यहाँ पर पोर साइज कम होगा। तो हमने यहाँ पर ये किया क्यों है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि स्टॉकिंग सेल प्रोटीन्स को ऐसे अलग नहीं कर रहा है।
स्टॉकिंग जेल में लार्ज पोर्स है तो प्रोटीन का सेपरेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन रनिंग जेल यहाँ पे प्रोटीन्स का सेपरेशन अच्छे से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टॉकिंग जेल में जो प्रोटीन्स है वो तैयार हो जाएंगे सेपरेशन के लिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो लाइन है इधर आके पूरे इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको यहाँ पर बहुत अच्छे से सेपरेशन करने को मिलेगा। इसी के साथ साथ रनिंग जेल और स्टॉकिंग जेल का पीएच अलग अलग होता है। नीचे वाला जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक है और ऊपर वाला जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर एसिडिटी को लाने के लिए हम यहाँ पे HCl डाल रहे हैं। HCl जो है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या करेगा, इस जेल को एसिडिक बिहेवियर देगा और यहाँ पर ट्रिस भी प्रेजेंट है। तो ट्रिस HCl हमने यहाँ पे डाला है, हमने यहाँ पे एक्रिलामाइड डाली है, हमने पीएच मेंटेन किया और हमने हमारा जेल को बनाया। सबसे पहले हम पोर करेंगे रनिंग जेल को और उसके बाद ऊपर डालेंगे हम स्टॉकिंग जेल को। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम आगे चले, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो आगे यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास है, हम कैथोड को ऐड कर देंगे, एनोड को ऐड कर देंगे। एनोड जो है वो नीचे की तरफ है, कैथोड जो है वो ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो किसके तरफ मूव करने चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करने चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर सेपरेशन शुरू होगा। सेपरेशन जैसे जैसे शुरू होगा ना तो यहाँ पर जो रनिंग बफर है उसके पास ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। रनिंग बफर यानी कि कौन सा बफर होता है, जो यहाँ पर करंट को कंडक्ट करवाने के लिए मदद करता है। तो इसके पास ग्लाइसिन प्रेजेंट है, इसका पीएच 8.3 और इसके पास ट्रिस बेस है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हमने रनिंग बफर में ग्लाइसिन क्यों ऐड किया है, तो उसका जवाब अभी आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपैरेटस है वो तैयार है। ऊपर यहाँ पर पीएच है 6.8, नीचे यहाँ पर पीएच है 8.8। यहाँ पर अब हमने पोर कर दिया, हमारा जो भी कंटेंट है वो हमने पोर कर दिया है। अब होगा क्या, अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले मैं बात करूं ग्लाइसिन की जो कि रनिंग बफर में प्रेजेंट है। ग्लाइसिन जो है वो 6.8 पीएच पे कैसे एक्ट करता है, एज अ ज्विटर आयन के एक्ट करता है। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, 0। अगर किसी मॉलिक्यूल को आपको मूव करवाना है तो उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो फटाफट मूव करेगा। लेकिन ग्लाइसिन के ऊपर 0 चार्ज है तो वो बहुत धीरे धीरे मूव करने वाला है वो। तो यहाँ पर ग्लाइसिन के ऊपर इस कंडीशन में क्या है, 0 चार्ज है, नेट 0 चार्ज है। क्यों? क्योंकि जो 6.8 है स्टॉकिंग जेल का पीएच, वो यहाँ पर क्या करेगा, इस पे ज्विटर आयन मेंटेन करके रखेगा। तो ग्लाइसिन कैसे मूव होने वाला है, बहुत स्लो मूव होने वाला है। वहीं अगर हम क्लोराइड को देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था ट्रिस HCl भी प्रेजेंट है, तो क्लोराइड प्रेजेंट है। क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, तो ये तो फट भाग जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्लोराइड सबसे आगे जाते हुए दिखेगा, क्योंकि क्लोराइड तो फट भाग जाएगा, छोटा सा मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज है, एनोड उसको अट्रैक्ट कर ही रहा है। तीसरी तरफ अगर हम एक प्रोटीन देखें, यहाँ पर जो प्रोटीन है वो किस तरीके का है, प्रोटीन यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ग्लाइसिन से ज्यादा अच्छे से भागेगा। ऐसा क्योंकि प्रोटीन के ऊपर यहाँ पर चार्जेस प्रेजेंट है नेगेटिव, तो प्रोटीन ग्लाइसिन से अच्छे भाग रहा है, लेकिन क्लोराइड से कम भाग पाएगा, क्योंकि क्लोराइड तो छोटा सा मॉलिक्यूल है। क्लोराइड बोलेगा तू आएगा उतने में तो मैं पार भी कर जाऊंगा, मैं जल्दी दौड़ूंगा। तो सबसे तेज यहाँ पे कौन दौड़ रहा है, क्लोराइड। क्लोराइड के पीछे हमारा प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन प्रोटीन बड़ा है। और सबसे पीछे धीरे धीरे यहाँ पर कौन आ रहा है, सबसे पीछे यहाँ पे धीरे धीरे ग्लाइसिन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो क्लोराइड और ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन पीछे है, क्लोराइड आ गया और बीच में प्रोटीन है, तो ये क्या क्रिएट करते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं। इस एरिया में भी ये क्या कर देंगे, थोड़ा सा वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर प्रोटीन की मूवमेंट को और अच्छी तरीके से करवाते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन आगे आगे मूव करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार प्रोटीन यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पर एंड्स पे आ चुका है प्रोटीन। अब प्रोटीन स्टॉकिंग जेल को छोड़ के कहाँ जाने वाला है, सेपरेटिंग जेल में जाने वाला है, नीचे वाले जेल में जाने वाला है। नीचे वाले जेल का पीएच है 8.8 पीएच पे जैसे ही ग्लाइसिन एंटर करेगा उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर पीएच ज्यादा है तो ग्लाइसिन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अगर ग्लाइसिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ग्लाइसिन बोलेगा अब तो मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है नोड, लेकिन वन सेकेंड क्लोराइड सबसे तेजी से मूव करेगा क्योंकि क्लोराइड बोल रहा है मैं तो छोटा मॉलिक्यूल हूं। इसके पीछे कौन आएगा? ग्लाइसिन आएगा, और उसके पीछे हमारा प्रोटीन आएगा। ये कब होगा? जब हमारा प्रोटीन, ग्लाइसिन और क्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट है? सेपरेटिंग जेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने यही बात देखी कि जो हायर पीएच होता है वो आयोनाइज करेगा ग्लाइसिन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो ग्लाइसिनेट आयंस है वो जल्दी मूव कर पाएंगे। अब इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोटीन्स के जो सेपरेशन है वो होती जाएगी, और हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स के बैंड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है सेपरेटिंग जेल में हमें क्या मिल गया? प्रोटीन्स के बहुत सारे बैंड्स मिल गए, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये किया ही क्यों है? हमने यहाँ पर ये किया क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे प्रोटीन सेपरेट हुए, तो मैं इसको यूज करके प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकती हूँ। कहने का मतलब क्या है? जब हम STS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं तब हम यहाँ पर एक वेल और रखते हैं जिसमें हम मार्कर को पुट करते हैं। मार्कर क्या होते हैं? मार्कर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास नॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है। तो यहाँ पर ये ऐसे बैंड्स बना लेंगे। समझो ये वाला जो है जो सबसे दूर जाता है वो मॉलिक्यूल कैसा होता है? वो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट होता है, और वही जो ऊपर रह रहा है वो लार्जेस्ट होता है। क्योंकि लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा, फोर्स उसको पास नहीं होने देंगे, और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल तो फट 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 जा सकता है। तो यहाँ पर इसके पास सबसे कम है। समझो मैंने कहा इसका वेट 10 किलो डेल्टन है, इसका 20 किलो डेल्टन है, इसका 30 किलो डेल्टन है, इसका 40 किलो डेल्टन है, इससे मैंने वेट बोल दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब मेरे पास समझो इस प्रोटीन में एक प्रोटीन का बैंड इधर आया, तो मैं क्या बोलूंगी? ये वाला बैंड जो है वो इस वाले बैंड से मैच कर रहा है, तो ये जो प्रोटीन है इसका वेट 10 किलो डेल्टन होगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रोटीन का वेट फाइंड आउट करने में भी मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है वो मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर हो रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जो प्रोटीन सबसे दूर जाएगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और ऊपर जो रहेगा वो लार्जेस्ट होगा। यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबके ऊपर ही STS ने नेगेटिव चार्ज ले आया है, इसलिए यहाँ पर सारे प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज है। तो मेन जो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास हो रहा है। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल